हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। सो जैसे कि आपको पता है कि जो सी एस और यूजीसी नेट आपका जून 26 का एग्ज़ाम है, ठीक है। अब उसमें अप्रोक्सीमेटली 2.5 या 3 मंथ्स ही आपके रह गए हैं। तो आज हम थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को लेके, ठीक है। हम सिर्फ लाइफ साइंसेज एग्ज़ाम को यहाँ पर मेनली टारगेट करेंगे, ठीक है। अब देखो जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अब बेसिकली पहले चलो मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने जब एग्ज़ाम को क्रैक किया तब मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, ठीक है। सो अब देखो जो एग्ज़ाम मैंने जब क्रैक किया, ठीक है, तो बेसिकली उस टाइम तो जो एग्ज़ाम हुआ था मान लो आपके 2 या 3 एग्ज़ाम्स हुए थे, ठीक है। क्योंकि आई क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम इन December 2012, ठीक है। और जिस पैटर्न पे आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ये एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था जून 2011 में, ठीक है। मतलब जून 2011 में हुआ, फिर December 11 में हुआ, फिर जून 12 में हुआ। और फर्स्ट टाइम जो आप एप्टीट्यूड आज देखते हो कि जो आपका पार्ट ए है, क्योंकि पहले जनरल साइंस आती थी, तो एप्टीट्यूड जो है वो तब इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। क्योंकि देखो आजकल तो थोड़ा सा डिफरेंट है चीज़ें, ठीक है। क्योंकि पहले वी वर नॉट दैट मच डिपेंडेंट ऑन ऑनलाइन थिंग्स, क्योंकि हम मेनली बुक रीडिंग या जो भी हमारी फॉरेन ऑथर की बुक्स होती थी उनको हम रीड करते थे, ठीक है। अब मेरा जो बैकग्राउंड था वो है बायोटेक का, ठीक है। मेरी जो एमएससी है वो बायोटेक में थी, ठीक है। देखो क्या है ना, ये मैटर करता है, क्योंकि हर एक टीचर जो भी सब्जेक्ट टीच करता है वो कहेगा कि मेरा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट तो चलो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेट के अंदर क्वेश्चन तो सभी सब्जेक्ट में से आते हैं, ठीक है। जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरा एमएससी बायोटेक था। तो जैसे बायोटेक में जनरली जो सब्जेक्ट्स होते हैं, आपका बायोकेमिस्ट्री हो गया, ठीक है। क्योंकि मैंने वही सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए थे जो मेरे बैकग्राउंड के थे, ठीक है। जैसे मैंने बायोकेम प्रिपेयर की, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रिपेयर की मैंने, सेल बायो प्रिपेयर की, ठीक है। मैंने जेनेटिक्स प्रिपेयर की, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपका जो अप्लाइड बायो है, क्योंकि बायोटेक के अंदर हम ये सब प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर, ठीक है, अप्लाइड बायो हो गया आपका, ठीक है। उसके अलावा मैंने जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स है, ठीक है। फिर आपका जैसे बाय सिग्नलिंग एंड कैंसर, क्योंकि ये सारे वो सब्जेक्ट्स थे विच वर जो हमारे करिकुलम में होते हैं, ठीक है। बीएससी भी मेरा बायोटेक था। तो ये 7 सब्जेक्ट्स तो वो सब्जेक्ट थे जो बेसिकली मैंने अपने जो करिकुलम है हमारा, ठीक है, बीएससी एमएससी में, तो ये हमारे मेजर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और नेट के अंदर भी ये आपकी 7 यूनिट्स हैं। एक बायोकेमिस्ट्री है, मोल बायो है, सेल बायो है, जेनेटिक्स है, अप्लाइड बायो है, आरडीटी टेक्निक्स है, बायो सिग्नलिंग कैंसर, और इसके साथ जैसे इम्यूनो भी आपका। तो ये 7 यूनिट्स तो वो हैं जो आपके नेट के मतलब सिलेबस में है, ठीक है। इसके अलावा जैसे बाकी जो यूनिट्स हैं, जैसे आपकी डेवलपमेंटल बायो है, क्योंकि ये जोलॉजी वालों का मेजर सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इकोलॉजी हो गया, इवोल्यूशन हो गया, ये चलो बॉटनी zoology दोनों में ही जनरल आपके आते हैं। आपकी प्लांट फिजियो होगी, ठीक है, एनिमल फिजियोलॉजी होगी, ठीक है। और इसके अलावा आपका डाइवर्सिटी होगी, ठीक है। जैसे प्लांट एनिमल फिजियोलॉजी मैं थोड़ी जनरल पढ़ के गया था, कि जो बेसिक मान लो जो भी मैंने एनसीईआरटी या जो भी 11th 12th में पढ़ा हुआ था, या जो मैंने जब एमएससी एंट्रेंस दिया तो उसके लिए प्रिपेयर किया, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना कि क्योंकि सबसे बड़ी जो कन्फ्यूज़न रहती है, ठीक है, कि कौन सी यूनिट्स को सिलेक्ट करें, या मतलब कौन सी यूनिट्स को हम स्किप करें, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो रिलेटिव आंसर है, ठीक है। इसमें अ, अब जैसे किसी का जोलॉजी बैकग्राउंड है तो वो कहेगा उसका तो डेब बायो अच्छा है, क्योंकि उसका डेब बायो मेजर सब्जेक्ट है। अब मान लो बायोटेक वाले ने तो डेब बायो पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। ऐसे मान लो बॉटनी वाले ने भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये आपको पर्सनल लेवल पे देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी यूनिट्स हैं जिसमें क्वेश्चन मेरे से, ऑब्वियसली जो प्रिपेयर कर रहा है उसको पता है कि हाँ इसके क्वेश्चन मेरे इजीली हो जाते हैं। अब जैसे हम ये थोड़ा बोलेंगे कि जोलॉजी वाला डाइव बाय ना करके जाए, क्योंकि ये तो उसका मेजर सब्जेक्ट है, ठीक है, वो तो करके जाएगा। ये तो बॉटनी और बायोटेक वाले या कोई और माइक्रो का स्टूडेंट है, कोई बायोफिजिक्स का है, या कोई स्पेसिफिक जिसने कर रखा है, स्टेम सेल कर रखा है, ये उसको डिसाइड करना है कि उसको ये सब्जेक्ट करना है नहीं करना है। क्वेश्चन तो हर सब्जेक्ट में से आते हैं। ऐसे अब प्लांट फिजियो है, ये बॉटनी का मेजर सब्जेक्ट है, तो जोलॉजी वाले को देखना है या बायोटेक वाले को देखना है मैंने ये करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो कुछ यूनिट्स हैं ये तो आपको अपनी डिसाइड करनी होती हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है, कि जो मैं, क्योंकि मैंने तो चलो अपने यूनिट्स के बेस पे इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, एक बायोकेमिस्ट्री, एक मोल बायो, एक सेल बायो, एक जेनेटिक्स, ठीक है।
ये चारों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सभी ने पढ़े होते हैं, ठीक है। हाँ, ये होता है कि किसी ने उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ा हुआ है और किसी ने उसको थोड़ा कम डिटेल में पढ़ा हुआ है, बट द मेन थिंग इज दैट कि ये जो चार सब्जेक्ट है ना, ये कोर सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसमें मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि इसमें जैसे हम जो पढ़ के गए एग्जैक्टली वही आ गया, ठीक है, क्योंकि आजकल वो क्या कर रहे हैं कि सब्जेक्ट के साथ टेक्निक्स को लिंक कर रहे हैं, तो आपको टेक्निक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट हैं, इन जैसे बायोकेमिस्ट्री तो सबसे पहले आता है, ठीक है। कई स्टूडेंट्स कहते हैं हमारा बायोकेमिस्ट्री वीक है, बट बायोकेमिस्ट्री सबसे पहले है, क्योंकि जब तक मुझे अमीनो एसिड्स की नॉलेज नहीं है, मुझे शुगर्स की नॉलेज नहीं है, लिपिड्स की नॉलेज नहीं है, तो जैसे मोल बायो में जहाँ पे ट्रांसलेशन आएगी आपको अमीनो एसिड का नेचर ही नहीं पता, सेल बायो में जहाँ पे मेम्ब्रेन आएगी आपको पता ही नहीं है, ठीक है। अब जेनेटिक्स थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, इसमें आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्रॉसेस हो रहे हैं, या डिफरेंट जो कंसेप्ट हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स में, एपिस्टेसिस क्या होता है, पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, ठीक है, म्यूटेशंस, रिपेयर, अलग अलग टाइप के कंसेप्ट इसमें पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। सो अब ये डिसाइड करना, जैसे कहीं होते हैं ना, कई बार एक स्टूडेंट आई, शी क्वालिफाइड नेट एग्जाम, वो कहती मैंने मोल बाय करी नहीं, ठीक है। बट अगर मैं अपने आप को देखूं पर्सनल लेवल पे, तो विदाउट मोल बाय अगर मैं एग्ज़ाम को देने जाऊं तो मतलब मेरा तो शायद एग्ज़ाम में मार्क्स ही ना आए, उतने अच्छे मार्क्स ना आए, क्या पता मैं उसको क्रैक भी ना कर पाऊँ। तो ये जो होता है ना, ये स्टूडेंट को डिसाइड करना है, ठीक है। अब मान लो मैंने कह दिया मैंने ये 7 यूनिट्स पढ़ के गया था, ठीक है, इसके ऑन द बेसिकली जो भी इन सब्जेक्ट्स की नॉलेज थी उस बेस पे मैंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया, ठीक है। मान लो मैं नहीं पढ़ के गया डेप बायो, मैंने इकोलॉजी इकोलॉजी चलो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी, थोड़ा बहुत मान लो चलो इवोल्यूशन मुझे पता है, क्योंकि थोड़ा बहुत बेसिक तो हमने 11th 12th में पढ़ा होता है, ठीक है। बट ये आपको ही डिसाइड करना है, ठीक है, क्योंकि अब मैं कई बार यही देखता हूँ कि हर एक, क्योंकि देखो क्या होता है ना, एज ए टीचर या जैसे मैं अपन आपको एज ए स्टूडेंट देखूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा व्यू देना चाहिए, ठीक है, कि आप ये वाली करो ये वाली ना करो। अब हम हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हम ऑलमोस्ट सारी यूनिट्स हम कवर करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्टूडेंट को डिसाइड करना है। अब जैसे क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होता है जिसमें कैलकुलेशन चलती है, ठीक है, कि आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। कहीं कहीं होगी जैसे अब कैलकुलेशन थोड़ी वीक है, ठीक है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पर बेसिकली आप कह सकते हो कि थोड़ा आपका इंटेलेक्चुअल, ठीक है, कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी, कि जैसे उसने कोई सिचुएशन दे दी आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ सिचुएशन दे दी, तो आपको उस सिचुएशन के हिसाब से आंसर करना है, ये नहीं है कि डायरेक्टली जो मैंने पढ़ा हुआ है वही आपको करना है, ठीक है। अब हाँ, स्टूडेंट ये बोलते हैं जैसे प्लांट फिजियो में थोड़ा बहुत ही होता है कि उसमें आपको फैक्ट है कि आपको साइकिल्स हैं याद होनी चाहिए, डायबो में भी काफ़ी चीज़ें याद करने वाली हैं, तो ये आपको देखना है, क्योंकि ये पर्सनली अपने सेल्फ एनालिसिस जरूरी है कि मेरी कैलकुलेशन कैसी है, ठीक है, मेरा इंटेलेक्चुअल कैसा है, कि जो सिचुएशन आती है उसको मैं कैसे क्वेश्चन को कर पाता हूँ कि नहीं, या वो चीज़ें जो मैंने याद की हुई हैं वो मेरी डायरेक्ट हो जाती हैं, या जिस यूनिट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है तो मैं उन यूनिट्स पे कंफर्टेबल हूँ, तो आपको यूनिट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आई विल नॉट एडवाइस कि आप जैसे 13 यूनिट्स प्रिपेयर करो, ठीक है। हाँ, चलो जो कर सकता है वो कर सकता है, बट मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। क्योंकि एक और प्रॉब्लम जो मुझे लगता है ना, जब ये हमें फेस करना पड़ता है, हम सारा कुछ प्रिपेयर करके चले गए, हम वहाँ पे सारे क्वेश्चंस को रीड करने बैठ जाएं, क्योंकि आपको पता है कि पार्ट ए के अंदर आपको पता है कि उसमें 20 क्वेश्चन आने हैं, पार्ट उसमें से आपको 15 करने हैं, बी में से आपको 50 में से 35 करने हैं, सी में आपको 75 में से 25 करने हैं। अब मैं सारे क्वेश्चन अगर रीड करने बैठूंगा ना तो वो वैसे ही नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अगर मैंने यूनिट्स का नंबर मेरा सिलेक्टेड है, मुझे पता है कि हाँ ये यूनिट्स मैंने प्रिपेयर करके हैं, तो मैं उन्हीं यूनिट्स के क्वेश्चन को रीड करूंगा, ठीक है। क्योंकि जब पहले पेपर ऑफलाइन मोड में होता था तब क्या होता था ना, एक यूनिट के सारे क्वेश्चन एक साथ होते थे, जैसे बायोकेमिस्ट्री के एक साथ हैं, मोल बाय के ऑल क्वेश्चन ऑल टुगेदर, अलग अलग कोड होते थे, बट उसमें वो यूनिट्स को शफल कर देते थे। जैसे किसी यूनिट में बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन पहले हैं, किसी के लास्ट में हैं, तो ऐसे कर देते, तो उससे पता होता था स्टूडेंट को ये 5 6 क्वेश्चन है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इसको स्किप करो। बट अभी ऑब्वियसली जब आपसे ऑनलाइन हुआ तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास रैंडमली सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 20 50 75, और देखो मार्क्स हमें अगर हम बात करें, ठीक है, क्योंकि हम आइडियली लेके चलते हैं कि चलो हम 120 मार्क्स लेके चलते हैं, क्योंकि जो कट ऑफ है वो तो वेरिएबल रहती है, इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ एग्जाम, ठीक है। तो फिर भी एक 120 का हम एक फिगर लेके चलते हैं, बट 120 का ये नहीं कि मैं 120 का अटैम्प्ट करूँ, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि मेरे से गलती नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे एवरेज हम मान के चलें कि 15 क्वेश्चन है, चलो इसमें से कोई स्टूडेंट 7 8 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज सही कर ले, तो मतलब 15 16 नंबर इसमें वो ले सकता है,
ठीक है, मतलब सही होने चाहिए। अब 35 में से चलो, इसमें से अगर आप 20 से क्वेश्चन भी मान के चलो तब भी आपके 40 मार्क्स हैं। और इसमें तो चलो अगर आप 25 में से 20 भी सही कर रहे हो तब भी 80 मार्क्स हैं। तो तब भी देखो ये मार्क्स तो बहुत ज़्यादा बन गए, 80 प्लस 40 120, ये तो आप 135 तक पहुँच गए। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली मुझे अटैम्प्ट थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हमें कई बार लगता है ना, कई स्टूडेंट्स में ये देखा गया कि अटैम्प्ट ही कम करके आते हैं। उनको ये लगता है कि हमारे तो ये वाला जितना हमने अटैम्प्ट करा है सारा सही है, बट फिर बाद में उनको देखने को मिलता है कि मिस्टेक्स तो हुई, क्योंकि मिस्टेक्स तो होंगी, बट वो मिस्टेक्स कम होनी चाहिए। ठीक है, बाकी क्या होता है ना, जो अटैम्प्ट है वो पेपर में जाके आपको पता लगेगा ना, कि जब मैं पेपर देने बैठूंगा तभी मुझे पता लगेगा ना कि जो मैंने पढ़ा हुआ है तो उसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि जो तैयारी करके जा रहा है वही इस चीज़ को जज कर सकता है कि पेपर इजी है, मॉडरेट है, टफ है। क्योंकि अगर मैं विदाउट प्रिपरेशन जा रहा हूँ तो आप उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते कि एग्ज़ाम कैसा है। ठीक है, तो मेन आपको क्या है ना, आपको एक तो अपने सब्जेक्ट, ठीक है, वो आपने चूज़ करने हैं। ठीक है, बट मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे हिसाब से ये जो 4 यूनिट होती हैं, ठीक है, और प्लस थोड़ा सा टेक्निक्स, क्योंकि आजकल क्या है कि ना वो क्वेश्चन को टेक्निक से लिंक कर रहे हैं, तो आपको बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए डिफरेंट टेक्निक्स का। ठीक है, बाकी जो भी सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं, चाहे वो डेब बायो है, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, प्लांट फिजियो, ठीक है, वो आप अपने लेवल पे चूज़ कर सकते हो। ठीक है, मतलब देखो हर एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है, हम ये नहीं कह सकते कि इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। जिसको जो सब्जेक्ट में कंफर्टेबल है, या जिसको लगता है कि जिसने तैयारी करी है और फिर उसको पता पता है कि हाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और मेरे से इजीली हो रहे हैं। ठीक है, एट द एंड देखो ये तो मैटर नहीं करता ना कि कौन से यूनिट से क्वेश्चन मेरे सही होने हैं, मुझे तो एक कट ऑफ को क्लियर करना है। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी की बात होती है। अब कोई स्टूडेंट ही आगे कहे कि मैंने अभी तक तो कुछ मेहनत करी नहीं है, ठीक है, आज मार्च कंप्लीट हो गया है, तो क्या मैं अप्रैल, मई, या ऑब्वियसली चलो जून के, अब मिड में एग्ज़ाम होता है, एंड में होता है, जब भी होता है, चलो एंड लगा लेते हैं, फिर भी क्या 3 मंथ्स में मैं एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ? ठीक है, देखो अब ये डिपेंड करता है कि पिछला कैसा रहा है। ठीक है ना, कि मेरा पीछे की मेरी प्रिपरेशन कैसी रही है। अब आप सोचो कि मैंने पहले कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करूँ। ठीक है, अब देखो होता है क्या ना कि जैसे मैंने अपने सेमेस्टर क्लियर किया, वो ऑब्वियसली स्टूडेंट अलग अलग सेमेस्टर में, जैसे हम मान के चलें कि कोई स्टूडेंट अभी 4th सेमेस्टर में है एमएससी के, तो अब क्या है कि जो जो मैंने सेमेस्टर के सब्जेक्ट पढ़े थे, ठीक है, अब क्या मैंने उसके नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, जब मैंने उसके नोट्स बना रखे होते हैं तो मेरे लिए उनको रिवाइज करना ईजी है। ठीक है, देखो मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। क्योंकि जब मैंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया तो दिसंबर 2012 के अंदर, तो उससे पहले क्या था ना कि मतलब मेरे को इतना नहीं था कि मैंने एग्ज़ाम क्लियर करना ही है, बट होता है कि चलो एमएससी का स्टूडेंट होता है कि उनको यही होता है कि एग्ज़ाम फिल तो सब करते हैं, बट वो ये ना तैयारी करने पे आता है। तो पहले तो मैं कहीं वर्किंग भी था, मैं जॉब भी कर रहा था। ठीक है, तो फिर मैंने जैसे जॉब को छोड़ा तो फिर ना, जैसे नवंबर का मंथ था या नवंबर मिड का था, ठीक है, अब मेरे को पता था कि मेरा दिसंबर 15 को एग्ज़ाम है। ठीक है, या जो भी दिसंबर, अ, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि थर्ड संडे या थर्ड संडे को होता था उस टाइम पे ना, थर्ड संडे को सीएसआर का होता था और लास्ट संडे को यूजीसी नेट का होता था। तो मेरे पास मान लो 1 मंथ है। ठीक है, तो मैंने क्या, मेरे पास क्या था, मेरे पास सारे नोट्स थे, जैसे मैंने बायोकेमिस्ट्री के जो अपना एमएससी में जो नोट्स बना रखे थे, मोल बायो के, इम्यूनो के, सेल बायोलॉजी का जो मैंने लिखा हुआ था, जेनेटिक्स का लिखा हुआ था, अप्लाइड बायो, आरडीटी टेक्निक्स, कुछ बहुत मैंने इकोलॉजी भी पढ़ी हुई थी। फिर मेरे पास कुछ 11th 12th लेवल के भी जो मैंने प्लांट हॉर्मोन्स, एनिमल हॉर्मोन्स, वो जो जो भी था मेरे पास। ठीक है, अगर मेरे पास कंटेंट तैयार है, ठीक है, तब तो अगर मैं 1 मंथ बैठ के 8 10 10 12 12 घंटे दे के पढ़ूंगा तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास कंटेंट नहीं है, कंटेंट इन द सेंस कि देखो लास्ट का मंथ होता है रिवीजन के लिए। ठीक है, कि जो मैंने सब कुछ पढ़ा वो उसको मैंने रिवाइज करना है। आप ये सोचो कि नहीं मैं लास्ट के महीने में पढ़ के पेपर क्लियर करूंगा या सारा कुछ मैं पढ़ लूंगा, तो वो जनरली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, बस मैंने उनको अपने अच्छे से रिवाइज करना था। क्योंकि होता क्या है ना, अगर आप उनको रिवाइज नहीं करके जाते हो फिर वहाँ पर आपको क्लिक नहीं करता। इसलिए कोई भी स्टूडेंट चाहे कितने भी मंथ प्रिपेयर करा, जैसे किसी ने अभी जनवरी में स्टार्ट किया, ठीक है, उसने जनवरी जनवरी पढ़ा, फरवरी पढ़ा, मार्च में जैसे पढ़ लिया, अप्रैल भी पढ़ रहा है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले का जो 1 मंथ है, ठीक है, या 25 डेज जो भी लगा लो, जो सब कुछ मैंने पढ़ा है, अगर मैं वो रिवाइज नहीं करूँगा तो वहाँ पर क्लिक नहीं करेगा। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी यही है। आप, और एक क्या होता है ना, आपकी थ्योरी, ठीक है, सबसे पहले आपकी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए, और साथ में थ्योरी
उस लेवल की होनी चाहिए जिस लेवल का आप पेपर दे रहे हो, ठीक है। अब क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि मैंने थ्योरी पढ़ ली, ठीक है, लेकिन क्या वो थ्योरी उस लेवल की है कि जिस लेवल का क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, ठीक है। पहले मेरी थ्योरी उस लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। वो हमें कैसे पता लगता है? ऑब्वियसली मेरे नेट के जो क्वेश्चंस आ रखे हैं वो हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले मेरी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके चला जाऊं तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। तो पहले मेरी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए कि मैंने एक थ्योरी को स्टडी कर रखा है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है। तो अगर मेरी थ्योरी स्ट्रांग होगी तो आपको आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि मैं कई बार बच्चों के कहता, अब कई बार बच्चे सोचते हैं कि चलो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बस देख लेते हैं और क्या पता पेपर में सेम आ जाए, ठीक है। देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने का तभी फायदा है जब आपकी थ्योरी एक लेवल तक प्रिपेयर हो। एक लेवल तक का मतलब क्या है कि मतलब आपको एक इतनी थ्योरी आती हो कि मान लो मैं किसी टॉपिक के, मान लो 50 क्वेश्चन है, ठीक है। मान लो किसी भी टॉपिक के आप कह रहे हो 50 क्वेश्चन है। अब 50 में से चलो आपने कह दिया कि उसमें से मान लो मेरे 30-35 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। जो भी मैंने पढ़ा है, जैसे मान लो मैंने कोई सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, सेल ऑर्गेनेलिज पढ़ा, कोई भी टॉपिक आपने किया, रेप्लिकेशन के क्वेश्चन करने बैठे, ट्रांसक्रिप्शन के करने बैठे, ठीक है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट का यही होता है ना कि सर थ्योरी तो हमने प्रिपेयर कर ली बट क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है ना, क्वेश्चन अगर नहीं हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? या तो थ्योरी उस लेवल की प्रिपेयर नहीं की हमने, ठीक है, या हमें थ्योरी याद ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेन आता है एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। आप पहले थ्योरी करो, ठीक है। थ्योरी अच्छे से होगी तो आपके क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे, ठीक है। आप ये सोचो कि बिना थ्योरी के मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि नेट का पेपर ऐसा होता है कि जिसमें कुछ ना कुछ नए नए आपको देखने को मिल जाता है। जैसे आपने कुछ पढ़ा तो मे बी वो वाला पॉइंट आपकी थ्योरी से मिसिंग था, आप उसको ऐड कर सकते हो इसको, ठीक है। पहले आप एक लेवल की थ्योरी तैयार करो, ठीक है। चलो 50 में से मेरे 35 हो गए, 40 हो गए, जो नहीं हुए उन क्वेश्चंस के अंदर ऐसी कौन सी लाइंस हैं, कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो मेरी थ्योरी में नहीं थी, उसको मुझे ऐड करना होता है। तो इसलिए पहले आपकी थ्योरी, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी तो चलो अभी तो एग्जाम में 3 मंथ्स हैं, ठीक है। तो जो जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि उनको आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। देखो, एक चीज़ बार बार की जाती है कि किसी चीज़ को रीड करना और किसी चीज़ को याद रखना, उसमें फ़र्क है, ठीक है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं सेल्फ स्टडी बहुत कर रहा हूँ, बट रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? या तो आपको चीज़ें याद नहीं है, ठीक है, याद भी नहीं है, और दूसरा ये कि आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब देखो क्या है ना, अब ये सब चीज़ें भी पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं। जैसे मैं तो चलो आपको ये बातें बता रहा हूँ, हमें तो कोई बताने वाला था नहीं, ठीक है, कि ऐसे करो वैसे करो। उल्टा लगता है, मुझे लगता है वो और अच्छा था, क्योंकि हम अपने लेवल पे तैयारी करते हैं, ठीक है। आज मैं 10 बंदों की बातें सुन रहा हूँ, ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो, तो वो कन्फ्यूज़न है, ठीक है। हमारा क्या था, सिंपली जो एमएससी में सब्जेक्ट पढ़े थे उसको हमने अच्छी बुक से पढ़ा। और जब वो ऐसे नहीं कहूँगा कि अब तो चलो इट्स बीन अराउंड 12-13 ईयर्स की हमें खुद पढ़ाते हुए हो गए, तो ये नहीं कहूँगा ना कि इतनी कमांड उस टाइम थी, ठीक है। बट आप देखो कि जितना समझ थी, जितनी अंडरस्टैंडिंग थी, उसके बिहाफ पे भी एग्ज़ाम को उस टाइम पे क्रैक किया, ठीक है। तो अब अपना सब्जेक्ट पढ़ो, सब्जेक्ट को इंटरेस्ट से पढ़ो, क्वेश्चंस करो, ठीक है। क्योंकि एक और गलत होता है ना, एक और अप्रोच गलत हो जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो पिछले मान लो 15-16 साल में कोई टॉपिक एक बार ही आया, ठीक है, तो हमें उनके पीछे नहीं भागना है, ठीक है। देखो, एज ए टीचर या एज ए कोई जो कंटेंट क्रिएटर है उसके लिए तो नई चीज़ है कि चलो यार इस पेपर में एक नया टॉपिक है, इसका क्वेश्चन डालें। बट देखो क्या है ना, ऐसे रैंडमली टॉपिक्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप बेसिक थ्योरी पढ़ो, आप जनरल जो टॉपिक्स हैं हाँ उससे रिलेटेड चीज़ें उसको ऐड करो, ठीक है। बट कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं ना, आप सोचो कि वो रैंडमली हम ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं, उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं है। क्योंकि वो पेपर में आज तक मान लो 15 साल में एक बार आया है, तो ऐसी चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। हाँ, जो मैंने पढ़ा हुआ है अगर वो उसके कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है, कि जैसे मुझे पता है कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन आता है रोबिस्को के ऊपर, ठीक है। तो रोबिस्को की खास बात क्या होती है, उसमें 16 सब यूनिट्स होती हैं, उसकी 8 सब यूनिट जो है वो क्लोरोप्लास्ट का जिनोम बनाता है जो लार्ज वाली होती हैं, और 8 स्मॉल सब यूनिट जो है वो न्यूक्लियर जिनोम बनाता है, ठीक है। अभी पीछे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ गया, मान लो मुझे पता ही नहीं है उसके बारे में, उसने लिखा कि रेड और ब्राउन एल्गी के अंदर जो रुबिस्को की सब यूनिट्स हैं वो कौन बनाता है? तो उसका आंसर क्या था कि लार्ज और स्मॉल दोनों क्लोरोप्लास्ट का जिनोम ही बनाता है। तो ये होता है ना, ये चीज़ है कि चलो मेरी नॉलेज जो थी
पहले मुझे ऐसे जनरली प्लांट्स के बारे में पता था, बट उसने एक स्पेसिफिक और पूछ लिया, तो आई कैन ऐड दोज थिंग्स इनटू माय थ्योरी। ठीक है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे एल्गी तो प्लांट ही है, तो इसमें तो वही होगा कि लार्ज सब यूनिट्स क्लोरोप्लास्ट का जीनोम भी बनाता होगा और स्मॉल सब यूनिट्स जो है वो आपका न्यूक्लियर जीनोम भी बनाता होगा, बट वो फिर वो गलत हो गया। ठीक है। तो अब ये होता है कई बार कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मे बी वो कंप्लीट नहीं है, तो मुझे उस इन्फॉर्मेशन को पूरा करना है। ठीक है। तो आप अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ो, आपको थ्योरी को अच्छे से याद करो। ठीक है। ऑब्वियसली क्वेश्चन भी करने हैं, ऐसे नहीं क्वेश्चन नहीं करने हैं, बट अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि पहले मेरे को थ्योरी, चाहे आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो या आप कहीं पे गाइडेंस ले रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, तो उन्होंने आपको एक थ्योरी बता दी, उसके बेस पे आप देखो जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं। क्योंकि एक और जो मैं आपसे बात शेयर करूं, जब मैंने एग्ज़ाम दिया उस टाइम 3 पेपर हुए थे। ठीक है। आज स्टूडेंट के लिए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, क्योंकि 2011 और आज हम 26 में बैठे हैं, 15 साल हो गए। अब स्टूडेंट सोचता है कि मैं सारे क्वेश्चंस कर लूँ, सब कुछ कर लूँ। ठीक है। वो भी अप्रोच, मतलब उसमें क्या होता है ना, एक एवरेज स्टूडेंट जो है उसका इंटरेस्ट मुझे लगता है लूज हो जाता है। ठीक है। या जो मतलब उसको लगेगा इतने सारे क्वेश्चन करने हैं। देखो आप, अगर आपको लगता है हम खुद से नहीं कर सकते, यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ ए, आपको कोचिंग लेनी चाहिए, आपको गाइडेंस लेनी चाहिए। उसके बाद फिर आप उन पे डिपेंडेंट हो जाओ कि ये जो करा रहे हैं, इन्होंने चाहे जो थ्योरी बताई, इन्होंने जो क्वेश्चंस दिए, बस हमने वो करने हैं। ठीक है। आप वो भी कर लोगे, वो भी मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि आप सोचो हम इतने सारे क्वेश्चंस करते जाएं, क्योंकि वही हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं करना है। अगर कोई जो टाइम पीरियड ही 5-6 महीने का लेके चल रहा है और उसको मल्टीपल सब्जेक्ट करने हैं, तो उसको थ्योरी पढ़नी है। ठीक है। और हर एक यूनिट को एक इक्वल सा टाइम देना होता है जो भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ये नहीं है कि कोई यूनिट तो मैंने 2-2 महीने पढ़ ली, बाकी यूनिट्स को मैंने टाइम ही नहीं दिया। ठीक है। क्योंकि आपको नहीं पता कि जो यूनिट आप चाहे बहुत ज़्यादा भी पढ़ के जा रहे हो, क्या होता फिर भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए, क्योंकि देर इज नथिंग इज डिफाइंड। ठीक है। सो ये मैंने अपनी अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करी और आपके साथ अपना व्यू शेयर किया। तो एट बायोटेक सेपियंस फ्रॉम लास्ट 11 years वी आर प्रोवाइडिंग कोचिंग टू सी एस एर यू जी सी नेट। आपका गेट बायोटेक है, गेट लाइफ साइंसेज है, आईआईटी जैम है, और भी जो एमएससी एंट्रेंस पंजाब यूनिवर्सिटी कराता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कराता है, उन सब के लिए हम स्टूडेंट को प्रिपेयर कराते हैं। और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमारे रहे हैं काफ़ी सालों से, क्योंकि हमारा सिर्फ लाइफ साइंस ही बैकग्राउंड है। तो क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि आप हमारे पास प्रिपेयर करोगे तो कैसे हम स्मार्ट वर्क से पेपर को क्लियर करेंगे। ठीक है। ये नहीं है कि आपको एक सब्जेक्ट है वो 2-2 महीने पढ़ाई जा रहे हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट है, आप उसको, मतलब मान लो मैंने आपको 20 डेज में एक सब्जेक्ट कराया, आपकी उस पे इतनी कमांड हो जाएगी कि आप जो भी एक उस पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है। तो स्मार्ट वर्क यहाँ पे मैटर करता है। ये नहीं है कि हम पढ़ते जा रहे हैं। और एक चीज़ और मैं बच्चों को कहता हूँ कि हम वो चीज़ नोटबुक में लिखें, या वो कंटेंट को हम नोटबुक में लिखें जो हमें रिवाइज करना है। क्योंकि अगर मैं नोटबुक में ऐसी चीज़ें लिखता जा रहा हूँ जो मैंने रिवाइज भी नहीं करनी, बाद में पढ़नी नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप यू लाइक दिस सेशन, एंड फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ videos please subscribe to our channel Biotech Sapiens. Thank you so much.